रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ और फिर से समय आ गया है एक खास मुलाकात का। एक खास मुलाकात जो हम करते हैं हर हफ्ते एक ऐसी हस्ती के साथ जिनकी जिंदगी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई बातें, कुछ नया ज्ञान। इन्हीं के सफलता के सूत्र यानी सक्सेस मंत्रास को हम लेकर आते हैं आपके लिए एक खास मुलाकात में। कभी हम आपकी बातचीत कराते हैं किसी खिलाड़ी से तो कभी किसी राजनीतिज्ञ से, लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल भी ऐसा जो दिल्ली एनसीआर में अपनी एक नई पहचान रखता है, बहुत सारे लोगों का इलाज करता है, उन्हें ठीक करता है। साथ ही ये बहुत सारे बेजुबान जानवरों का ख्याल रखती हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम अंशु गुप्ता जी, जो कि एमडी हैं सर्वोदय हॉस्पिटल की और साथ ही एक एनिमल लवर, एक नेचर लवर भी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो अंशु जी, हम आपके हॉस्पिटल के बारे में जाने या आपके नेचर के प्रति, जानवरों के प्रति प्यार को जाने, इससे पहले आपके बारे में जानते हैं कुछ खास। आप गाजियाबाद की रहने वाली थी। और फिर आपकी शादी हुई, फिर आप क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, लोगों को बहुत लगता है कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर्वोदय हॉस्पिटल की। तो आपकी शुरुआत, आपके करियर की या आपके जीवन की शुरुआत कैसी रही? बचपन की कुछ बातें हमें बताइए। बचपन की अगर मैं बात करूँ तो शायद बहुत अच्छा बचपन रहा और बहुत सुंदर यादें हैं बचपन से। जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्व होता है कि जो उसको परिवार मिलता है, जो उसको माँ बाप मिलते हैं, वो उसके लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान होता है। और मैं शायद बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो माँ बाप मिले, जो उनके संस्कार आज मेरे अंदर हैं, तो मैं ईश्वर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने हमें बचपन से ही हर चीज़ जो हमारे अंदर आज समाज को लेकर या जो आप पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब अगर मैं कहूँ तो हमें बचपन से अपने हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे पेरेंट्स की तरफ से उनको देखते हुए हम पले बढ़े और वहीं से हमें सब कुछ मिला है। यानी ये बचपन से ये जो आपका नेचर के प्रति प्यार है, अपनापन है, वो आपको बचपन से ही मिला। हाँ। तो बचपन में क्या माहौल होता था कि आप आज जाकर इतना बड़ा एक हॉस्पिटल, इंसानों के लिए तो खोला ही, जानवरों के लिए भी आपने एक हॉस्पिटल खोला जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन बचपन में क्या माहौल होता था घर का? देखिए, ऐसा है कि बचपन में शुरू से ही मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में भी उनके साथ में इन्वॉल्व रहती थी। बेसिकली हम लोग 6 बहनें और एक भाई है। बट मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं, अगर मैं उस समय बात करूँ सोसाइटी की, तो शायद लड़कियों को एक बहुत बड़ा बर्डन की तरह लेते थे। पर हमें जितना खुला वातावरण और जितनी अच्छी पालकत हमें मिली, तो हमें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बोझ हैं। रादर मतलब बहुत लाड़ प्यार से हम लोग पले बढ़े। और खाली हम लोग ही नहीं थे, हमारे पेरेंट्स का जो नेचर में था वो उनके लिए हमारे अलावा अगर हमारे जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनकी वो जितनी हेल्प कर सकते थे, यहाँ तक कि अगर शहर में अगर लड़की भी दिखानी होती थी तो वो भी शायद वो हमारे घर में दिखाना पसंद करते थे। जी। तो ये सब हम लोग देखते थे। सोशल काफी थे। यस, बहुत सोशल थे। और साथ में अगर किसी बच्चे की शादी होनी है, उसका अगर कपड़ा लेना है, ज्वेलरी लेना है, तो वो सारी गाइडेंस, वो सब हेल्प वो सब लोग मेरी मम्मी से ही लेते थे। उनको ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा उन चीजों में उनको मेल मिलाप वाला एक परिवार था। जी। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा जी का अपना हार्डवेयर मिल स्टोर का शॉप था। बट हमारी शॉप पे जैसे पापा जी शुरू से बहुत, उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, तो हमारे यहाँ पे अपना अगर पानी ठंडा मिलेगा तो सभी जानवरों को पता होता था कि अगर ठंडा पानी पीना है तो बाबूजी की दुकान, मतलब हमारी शॉप पे आते थे। दोपहर में बंदरों को केले डालना, पंछियों के अगर पिंजरे थे तो उनको पंछियों को आजाद करके पिंजरे तोड़ना, तो सब शुरू से लगता था कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, इनको भी एक जीने का हक है और हम इनके लिए जो भी बेहतर कर सके वो हमारी कोशिश रहती थी। जी। और शायद वही चीजें अब आप में आई हैं और आपने जिस तरीके से जैसे देखा वो उसी तरह से बच्चा सीखता है, तो डेफिनेटली मैंने भी अपने माँ बाप से सीखा सब कुछ। जी बिल्कुल। पेरेंट्स से अक्सर माता पिता की जो सीख होती है वो बच्चों में बस जाती है और यही सीख जो है ये हमारे जीवन के अंत तक बहुत कुछ हमें सिखाती है और बहुत काम आती है और समाज के लिए एक नया एग्जाम्पल भी सेट करती है। आज की एक खास मुलाकात में हम मुलाकात कर रहे हैं मिसेस अंशु गुप्ता जी से, जो कि एमडी हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में। लेकिन
साथ ही एक एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं। इस पहलू पर भी हम बातचीत करें। इस पहलू पर बातें हम कर रहे हैं, लेकिन अभी सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में अंशु जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने सारे लोगों का आप इलाज करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि हम डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से भी बात कर चुके हैं अपने इसी प्रोग्राम में। हमने जब बात करी थी तो उन्होंने कहा था एक बहुत छोटा सा क्लिनिक खोला था उन्होंने, जो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, और वो कोशिश करते चले जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वो कोशिश करेंगे कि जनता को बहुत कम दामों पर भी इलाज दिया जाए। एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो प्रोफेशन है ना मेडिकल, ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और सही मामले में अगर मैं कंपैरिजन करूं बाकी किसी भी अगर अदर प्रोफेशंस और सर्विसेज से, तो मैं समझती हूँ कि शायद उन सब में सबसे ज्यादा नेक, मतलब इसमें धर्म भी और कर्म भी है कि आप दोनों ही चीजें करते हो। हर इंसान काम करता है इसलिए कि ठीक है उसका परिवार पले, पैसा आए, लेकिन इस काम को करने में एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ईश्वर ने चुना है तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ डिफरेंट चाहता है। और मैं बहुत मतलब इस बात का सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को डॉक्टर जैसे हस्बैंड मिले और जो बहुत पैशनेट हैं। मतलब इन्होंने शुरू से ही इस प्रोफेशन को लेके जो इनका पैशन है वो बहुत डिफरेंट रहा। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब स्टार्टिंग के अंदर मतलब 24 घंटे 36 घंटे लोगों के लिए सिर्फ इनके लिए जो होता था कि अगर कोई पेशेंट आ जाता था तो मैंने कभी शायद देखा हो कि 2 मिनट से ज्यादा कभी इनको टाइम लगा हो कि पेशेंट के आते ही उसको देखना है, इलाज करना। जैसे इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट था तो शहर के अंदर उस समय पे एस्कॉर्ट्स के बाद कहीं और इस तरह का इमरजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं था। अक्सर रात में डॉक्टर का मिलना बहुत डिफिकल्ट काम होता था। डॉक्टर साहब को बड़ी क्लैरिटी थी, शुरू से इनका ये होता था कि 24 आवर्स कभी भी पेशेंट आ जाता था तो एक ही बेल पे पेशेंट को देखना, उसको सर्विसेज देना। तो ये ऐसा मानते थे कि आज गवर्नमेंट ने आज हम लोगों पे जो पैसा खर्च किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को सर्विसेज उतनी ही अच्छे तरीके से दें जी। तो उसके पीछे एक बहुत अच्छी थॉट थी, बहुत अच्छे विचार थे। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेटली कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं और इस प्रोफेशन को लेके जिससे कि नेगेटिविटी आई है तो वो भी हम लोग देखते हैं, बहुत दुखता भी है मन, क्योंकि हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव सब है। और मैं तब भी ये मानती हूँ कि इस प्रोफेशन में जो मैक्सिमम लोग हैं वो शायद उनकी जो अपब्रिंग मतलब उनकी जो थॉट्स हैं या उनका जो वो जिस तरह से तैयार होते हैं वहाँ पर आपको 80% लोग बहुत डेडिकेटेड मिलेंगे, बहुत डिवोटेड मिलेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ उस तरीके की भी है कि जिस वजह से लोगों को डर लगता है हॉस्पिटल से, डॉक्टर से। हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेरा तो एक ही मिशन है कि जिस तरह से जब मैं स्टार्टिंग में डॉक्टर के साथ जुड़ी थी, एसोसिएट हुई थी, तो उस समय पे लोग बहुत मानते थे। छोटा हॉस्पिटल था, हम भी हर बंदे को बहुत पर्सनली देख पाते थे, तो बंदे बिल्कुल पैर छू के और बहुत तारीफ करते जाते थे, बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी। अब अगर हम बात करें तो अब हर बंदे को डर लगा रहता है कि भाई अगर मैं हॉस्पिटल में आया हूँ पता नहीं मेरा क्या इलाज होगा, मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, बिल बहुत बड़ा बन जाएगा। और इतने बड़े हॉस्पिटल को देख के डर लगता है एक मिडिल क्लास इंसान को। तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ को हमेशा एक बात समझाते हैं कि देखो बेटा ये काम ना बहुत डिफरेंट है। आने वाला बंदा कभी भी बहुत उसमें नहीं आ रहा है, शौक में नहीं आ रहा है, वो दुख में है, परेशानी में है, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं बहुत सेफ सिक्योर हैंड्स में हूँ। उसको सबसे पहले वो ट्रस्ट आप लोगों में होना चाहिए कि आप जो उसको बताएंगे, जो भी आप उसको सजेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली उसकी बेहतरी में होगा। तो हमने हमेशा कोशिश करा है और आज जब मैक्सिमम लोगों से हम फीडबैक लेते हैं, बाकी खैर आप लोग बहुत अच्छा बता पाएंगे, तो जब सब लोग कहते हैं कि नहीं हम लोगों को आपके यहाँ पे बहुत सही लगा, आपका स्टाफ बहुत फैमिलियर है, यहाँ पे आके फैमिली की तरह लगता है, तो यही हमारी बस सबसे बड़ी कमाई होती है जी। यही हमें सबसे ज्यादा सुकून देती है जी। तो अंशु जी, अगर आपके बारे में बात की जाए, आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लोगों को ये लगता है कि आप शायद मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, और अक्सर देखा भी गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी वाइफ्स डॉक्टर्स होती हैं, तो पूरा परिवार जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा होता है। तो आप मेडिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हैं, आप इकोनॉमिक्स के फील्ड से आती हैं और बिजनेस भी आपने थोड़ा बहुत संभाला अपने परिवार का, लेकिन उसके बाद जब आप हॉस्पिटल फील्ड में आई और इतने बड़े लेवल पर जब हॉस्पिटल में आप इन्वॉल्व हुई, तो अभी किस तरीके से मैनेज करती हैं चीजें? देखो ऐसा है कि आप सब लोगों को लगता है कि खैर बहुत बड़ा है या
आप जिस नजरिए से देखते हैं, हम लोगों ने ना चीजों को हमेशा बहुत नॉर्मली देखा। और दूसरा क्या है कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपका फील्ड क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कॉमन सेंस या आपकी एक अपना एक सिंपल आईक्यू होता है। तो उसमें अगर आप उस तरह से आप एक आईक्यू रखते हैं तो आपके लिए फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो मायने नहीं रखता। बस आप में उसको अंडरस्टैंड करने का समथिंग में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर साहब के साथ में कोई मेडिकल फील्ड में काम करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने एज हाउस वाइफ और एक अपने बच्चों के साथ में मैंने बहुत एंजॉय किया बहुत टाइम तक। लेकिन जब हम लोगों ने सेक्टर 19 में स्टार्ट किया तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी होते चले गए और इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि वो बाकी सारी जो भी चीजें थी वो सफर करती थी बहुत। तो फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम देखना स्टार्ट किया कि थोड़ा सा ये ईज आउट होकर और जो वो क्वालिटी पेशेंट्स को मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि सारा ही डिपार्टमेंट HR, फाइनेंस, हाउस कीपिंग, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो मेरे पास आता चला गया और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे तो हम उसको संभालते चले गए। और दूसरी बात यह है कि जब आपका इंटेंट बहुत अच्छा होता है, आप जब अच्छा सोचते हो तो ये सब अच्छा ही अच्छा होता है। जी जी जी। ईश्वर आपके साथ होता है। ये अगर मैं देखूं आज तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर हमसे चाहता था कि हम ऐसा करें। तो हमने कभी पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें सिर्फ ये लगता था कि भी एक अच्छा सा 200-250 गज में 10-15 बेड का हॉस्पिटल हो और जिससे हम शांति से और अच्छे ढंग से हम चलाएं और लोगों को अच्छी सर्विसेज दें। अगर आज मैं देखती हूँ सेक्टर 8 को या 19 को तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण लगता है क्योंकि मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था ईश्वर हमसे चाहता था कि हम लोग करें। अब वो हमसे चाहता है तो हम उसको उतनी मना नहीं कर सकते उतनी ईमानदारी से और उतने अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। जी जी जी। और बिल्कुल एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत नोबल प्रोफेशन होता है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों तक इलाज पहुंचाने की तो फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप कभी कैजुअलिटी में हमारे आए वहाँ पे जब खड़े हो आपको मतलब 12 घंटे के अंदर जब आप देखते हैं कि कोई पेशेंट आया विदाउट BP, विदाउट हार्ट बीट लिए और उसको मिनटों में जब हमारे डॉक्टर्स रिवाइव करते हैं बिल्कुल, तो आप उस समय आपको एहसास होता है कि यस भाई अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पे जाके आपको अपने जीवन की सार्थकता का पता चलता है। तो उस चीज को का कोई उसको आप रुपए से किसी पैसे से नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल वाकई। और ये जो प्रोफेशन होता है अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो वाकई आप भगवान की तरह हैं और डॉक्टर्स को भगवान ही कहा जाता है। जो धरती पर हैं, जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें उनकी जिंदगी वापस लौटा रहे हैं। और खासतौर पर से पिछले कुछ समय में जब से कोविड शुरू हुआ है मुझे लगता है डॉक्टर्स ने सबसे ज्यादा मेहनत करी है और वो मेहनत जो है वो रंग भी लाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड के भी शिकार हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स इस दुनिया को अलविदा भी कह गए, लेकिन फिर भी जज्बा कम नहीं हुआ डॉक्टर्स का, वो अभी भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अंशु जी, बहुत सारी बातें मैं आपसे जान रही हूँ और इस कार्यक्रम में ना बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को समझते हैं, क्योंकि हमेशा जब हम कभी भी मुलाकात करते हैं तो बड़े फॉर्मल तरीके से बातचीत होती है, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाते हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं। जैसे आज हमने जाना कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं और बहुत अच्छे से आप हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोदय फाउंडेशन को भी आप संभाल रही हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताएं सर्वोदय फाउंडेशन क्या है और क्या खास काम उसमें किए जा रहे हैं। ऐसा है दीक्षा, स्टार्टिंग से ना शुरू से NCC NSS के स्टूडेंट रहे हैं। तो ये जो पेट्रियटिज्म है या ये कह लीजिए समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की भावना, ये शुरू से बचपन से ही है। लेकिन क्या होता है, अलग अलग समय होता है। जैसे हमारे ग्रंथों में भी है कि गृहस्थ आश्रम है, अब हम कायदे से क्या है, अब हम वानप्रस्थ में है जी। तो ये एक बहुत पहले से मेरे माइंड में डिसाइडेड था कि आज हम लोग बहुत कुछ हमें समाज देता है। अगर देखें तो पीछे 25 सालों से हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है। तो अब ये समय ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि भी आपने समाज ने आपको बहुत कुछ दिया और आपने समाज के लिए किया, लेकिन अब आप अपना जो जिम्मेदारियां हैं या इस तरीके का वो आप हैंड ओवर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो अपने आगे बच्चों को आप डेलीगेट करते हो अपनी उससे की सारी जिम्मेदारियां और फिर आप वो सब कुछ करना चाहते हो जो आपका अपना एक इंटरेस्ट होता है।
तो जैसे कि मैंने सब कुछ अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो संभालते हैं, तो अब हमारा समय है, अब हमें जो समाज ने दिया है अब हम समाज को कुछ वापस करें। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने सर्वोदय फाउंडेशन, हम लोग इस तरह का जो जितना भी सोशल वर्क है हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, बट अब प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ टाइम से हमने एक प्रॉपर एक सर्वोदय फाउंडेशन स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में 4 प्रोजेक्ट लिए हैं जी। पहला प्रोजेक्ट है हमारा विद्या प्रोजेक्ट। इस विद्या प्रोजेक्ट के अंदर हम सारा जो एजुकेशन है पार्ट है वो देखते हैं। इसमें हमने एक 12th में गवर्नमेंट स्कूल है वो लिया हुआ है, ओल्ड फैजाबाद में है ये गवर्नमेंट स्कूल बॉयज का, जो डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है। और इसके अंदर हम पीछे 2-1 साल से काफी काम कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज उस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, जो उनके एक रूटीन नीड्स होती हैं, सपोज करिए जो बच्चे काफी होशियार हैं, जिनको हम समझते हैं कि बच्चे आगे चल के बहुत सही लेवल पे काम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की देखी हैं। जैसे वहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं थी तो कंप्यूटर लैब हमने स्टार्ट कराया, साइंस में जैसे बायो लैब थी या बाकी चीजें, लाइब्रेरी है, तो उस स्कूल में हमने काफी काम किया है जी। और हमारा उसमें काफी रुझान है। हम चाहते हैं कि हम उस स्कूल में उस लेवल पे लेके जाएंगे आज वो एक प्राइवेट स्कूल की तरह बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज वो मिल सके और वहाँ से जो अच्छे बच्चे काम करके निकल सके। सेकंड हमारा जो है वो है श्री विंग। ये जो श्री प्रोजेक्ट है, विद्या प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब की मेरी मदर इन लॉ का नाम रहा तो हमने उनके नाम से लिया, श्री डॉक्टर साहब के फादर का नाम रहा तो हमने श्री प्रोजेक्ट किया है, जिसमें हम सारे एनवायरनमेंट और इस पे काम करते हैं। तो हमने आजकल इस जो वार्ड है 26 नंबर वार्ड लिया हुआ है, जिसमें हमारा सारा साफ सफाई वगैरह, जो फरीदाबाद का वार्ड नंबर 26 अभी स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है। तो उस स्मार्ट सिटी में डीसी साहब से बात हुई थी, तो डीसी साहब ने सबको एक वार्ड दिया था, तो हमारी सर्वोदय फाउंडेशन ने 26 नंबर वार्ड लिया है। तो वहाँ पे सारी साफ सफाई, एनवायरनमेंट, वाटर सेविंग्स, ग्रीनरी, प्लांटेशंस और ये आपका सब कुछ कंपोस्टिंग्स वगैरह, तो हम उस पे काम करें। तो उस पे रेगुलर काम चलता है, रेगुलर चल रहा है अभी। तो वो हमारा प्रोजेक्ट है कि हम शायद जून तक हम उस वार्ड को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले आएंगे। तीसरा है हमारा देव प्रोजेक्ट, जो मैंने अपने फादर के नाम से, क्योंकि मेरे फादर को एनिमल से सबसे बहुत प्यार है, तो मैंने अपने फादर के नाम से स्टार्ट किया देवाश्रय। तो देवाश्रय डेफिनेटली मेरे भी दिल के बहुत पास है और मैं जानवरों से, पशुओं से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकते, तो उनके दुख और दर्द को हमें समझना पड़ता है। तो ये मेरा बहुत टाइम से मन था, लेकिन अब हमारे मंत्री जी हैं किशन पाल जी की मदद से और डीसी साहब की मदद से हमें जमीन मिली नीम का गांव में। तो जो 3.5 एकड़ जमीन है, यहाँ पे हमने प्रॉपर एनिमल हॉस्पिटल बनाया और साथ में पशुआलय भी है, और इसके अलावा हमने इसको सस्टेनेबल और इसको फिजिबल करने के लिए हमने वहाँ पे एक गौ संपत्ति करके कि हम इन गायों के जो काऊ डंग है या गौमूत्र है, हम इन गायों को उतना उपयोगी बनाएं कि लोग इनको पालना शुरू करें। तो हमने वहाँ पे वो गौ संपत्ति करके भी, तो जो हमारा देवाश्रय है, इस देवाश्रय के अंदर हमने अब तक शायद 1000 से ज्यादा पशुओं को हमने ट्रीट किया है। एक बात मैं बहुत जरूर कहना चाहूंगी, जो मेरी सबसे अपील है आप लोगों के थ्रू, कि जैसे पीछे हम लोगों ने, हमारे पास बहुत सारी गाय और ये जो बिजार है, ये लोग ब्लेड फेंसिंग से घायलों कराते थे, लेकिन मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ अपने सभी गांव के सरपंच को और गांव के लोगों को, जिन्होंने हमारी अपील को सुना था। और पहले जितना गाय और बिजार हमारे पास आ रहे थे, अब बहुत ही रेयरली, उस जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे सरपंच के बाद से, हमारे पास शायद ही कोई एनिमल उस तरीके की इंजरी लेकर आया है। सेकंड, अब आ रहे हैं एक्सीडेंटल। तो मैंने भी उनको एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि जितनी भी रोड्स के ऊपर इस समय जो पशु हैं, गाय बिजार वगैरह, जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, वो खुद भी इंजर्ड होते हैं और जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी वो उसका कारण बनते हैं। तो हमने धीरे धीरे, अब हमारे पास डेली के 2-4 एनिमल्स गवर्नमेंट एमसीएफ की गाड़ी के थ्रू आ रहे हैं। तो हमारा विचार है कि आगे आने वाले टाइम में हम ये जो रोड्स हैं, हम इसको कैटल फ्री करें और इनको हम एक बहुत सेफ सिक्योर शेल्टर दे पाए जी। तो जितनी जगह हमारे शेल्टर में हो पाएगी उतनी हम दे पाएंगे, बाकी अगर उसके बाद में जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली फिर हम
रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से ही। जी। तीसरी चीज है गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर में अगर सभी लोग अपनी छतों पे पानी के तोले रख लें इन पक्षियों के लिए, साथ में जैसे हम लोग पहले घरों में से खाना निकालते थे, बाहर खोर बनी होती थी, तो अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था करें कि अपनी कॉलोनी में कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे जितना भी ये पशु भूखा फिरता रहता है, कुत्ते हैं, गाय है, बंदर हैं, कि बजाय इनसे परेशान होने के इनको अगर कुछ हम दें। इनके लिए भी अगर हम इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करें, इनके लिए पानी की व्यवस्था करें, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तीसरा है कि अब गर्मियां हैं, सभी डॉग्स वगैरह हैं, ये गाड़ी के नीचे बैठ जाते हैं शेड देखकर या छांव के कारण, तो हम लोग गाड़ी जैसे चलाते हैं तो ये घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो बस हम थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमें अगर कहीं जाना है तो हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक बार नीचे देख लें, एक बार नीचे देख लें, तो हम शायद इनके लिए बहुत ज्यादा हम इनको हेल्प कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे कदम है जो एक आम इंसान को उठाने बस हमें बहुत छोटा छोटा सा देखना है और अपने रूटीन में से हमें थोड़ा सा मतलब इनके लिए खाना या पानी का अगर हम व्यवस्था कर दें तो ये भी मतलब धरती पे आराम से रह पाएंगे। तो अंशु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, देवाश्रय की बात आपने करी, ये एक एनिमल हॉस्पिटल है और नीम का गांव में आपने इसकी शुरुआत की है, थोड़ा समय पहले ही अभी शुरू हुआ है ये, और यहाँ पर आप जिस तरीके का बता रही हैं कि इलाज हो रहा है जानवरों का, जिस तरीके से वो घायल आते हैं और वापस आप उनको ठीक कर देते हैं, ये भी बहुत काबिले तारीफ बात है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके आप हैं, चाहे हमेशा ईश्वरी होता है उनका जी, और आप ईश्वर की तरफ से अगर बेजुबान जानवरों का साथ दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं इसमें जानना चाहती हूँ अंशु जी कि किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है देवाश्रय में, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हम भी देखते हैं सड़क पर, कभी चोट लग जाती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि कहाँ कांटेक्ट करना है, किन से बात करनी है, तो वो थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड करें। देखिए हमारे साथ क्या है, पूरी टीम है 25 लोगों की, और साथ में पीपल फॉर एनिमल्स रवि दुबे हैं जो बहुत पैशनेट है। अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर सड़क पर अगर देखता है कि कोई जानवर घायल है, उसको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो वो कृपया जरूर हमारे को फोन करें। ये नंबर है 9213961501। ये नंबर वैसे काफी बिजी रहता है, तो इसलिए हम आगे एक मल्टीपल कॉल्स का भी सिस्टम प्लान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा आपका फोन अटेंड करेगा और फिर हमारी एम्बुलेंस उस जानवर को वहां से उठा लेती है जी, और उसका जो भी ट्रीटमेंट है। तो यानी अगर हम किसी भी जानवर को ऐसे देखते हैं, उसकी ऐसी परिस्थिति होती है और हमें लगता है कि हम उनको आप तक पहुंचा सकते हैं, तो हम डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आप कॉल सेंटर या ऐप की शुरुआत भी करने वाले हैं, मतलब आगे प्लानिंग में। जी जी, तो काफी फरीदाबाद की जनता को काफी आराम मिल जाएगा कि जानवरों का, कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद जानवरों को हाथ लगाने में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन उनके प्रति उनमें प्यार होता है, डेफिनेटली, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को नंबर बताना चाहूंगी। अगर आप देवाश्रय में किसी भी जानवर को ले जाना चाहते हैं जिसे वाकई इलाज की जरूरत है, तो आप 9213961501 पे कॉल कर सकते हैं और पीपल फॉर एनिमल की रवि दुबे जी आपको इस नंबर पर मिल जाएंगे, जिनसे बात हो जाएगी आपकी और आप फिर एम्बुलेंस आएगी और उस जानवर को ले जाएगी। एक और चीज है, जो हमारी सर्विस है 24 आवर्स है जी। हमारे पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर और टेक्नीशियन होते हैं। पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये भी थी कि शहर में जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे तो वो शाम तक अवेलेबल होते थे, लेकिन रात के बाद किसी को समझ में नहीं आता था कि अगर 9 बजे के बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूँ। तो ये एक सबसे प्लस चीज है कि आप 24 आवर्स कभी भी अगर आप फोन करेंगे तो हमारा नंबर उठेगा भी और हमारी गाड़ी उस जानवर को पिक भी करेगी। जी बिल्कुल, अगर आप एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो देवाश्रय में एक बार जाइएगा जरूर, उन जानवरों के बारे में जानिएगा जरूर जिनको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं समझा पाते, लेकिन उनके लिए ये हॉस्पिटल है जहां पर उनका इलाज हो सकता है। और मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जिस हालत में वो जानवर थे और अब जिस तरीके से वो खड़े हैं अपने पैरों पर और जिस तरीके से वो अपना जीवन दोबारा से जी रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ बात होती है। लेकिन इनका एक और पहलू है और वो है नेचर और जानवरों के प्रति प्यार, जिसकी वजह से इन्होंने देवाश्रय हॉस्पिटल की शुरुआत की है, जो एनिमल्स के लिए है, जानवरों के लिए है, और जहां पर बहुत सारे जानवरों का इलाज किया गया है। बहुत सारे ऐसे जानवर जिनको इलाज की सख्त जरूरत रही है लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा था, तो उनका इलाज जो है वो देवाश्रय में किया गया है। 24 घंटे
फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पर जानवरों के लिए। तो अगर आप कभी भी किसी जानवर को इस तरीके से परेशान देखें, तड़पता हुआ देखें, तो बस एक नंबर डायल करना है आपको देवाश्रय का, जो नंबर है 9213961501। और यहाँ पर उन जानवरों का जो सड़क पर घूम रहे होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं, लावारिस होते हैं, उनका इलाज एकदम मुफ्त किया जाता है जी। तो अंशु जी, ये तो बात होगी देवाश्रया की, लेकिन आप विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी बहुत से काम करती हैं। आपका एक और प्रोजेक्ट भी है जिसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। हाँ, हमारा जो है सर्वोदय फाउंडेशन का चौथा प्रोजेक्ट है सावित्री प्रोजेक्ट, जो मेरी अपनी मदर के नाम पर है। और आज अगर मैं सोचती हूँ कि जितना कुछ भी अगर मेरे को आज जो कुछ आता है, तो वो सारा कुछ मेरे को मेरी माँ से मिला है। और ये जो प्रोजेक्ट मैं करती हूँ, ये मतलब उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं उन लेडीज के लिए जो इंडिपेंडेंट, मतलब जो डिपेंडेंट हैं, जो वायलेंस की शिकार हैं, या जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। तो उसके अंदर में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए इस तरह के रोजगार की व्यवस्था करें कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो और अपनी जो पहचान है या अपनी इंडिपेंडेंसी है उसको अचीव कर पाए। तो उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं पूरे तरीके से? शिक्षा नहीं, हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं हम उनको रोजगार दें जी। तो जैसे पीछे कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी लेडीज थी, मेरा परिचय हुआ था पगडंडिया करके, शालू जी चलाती हैं। तो उनके पास बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो उस समय एक टाइम के खाने के लिए भी मोहताज थी। तब उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मैंने उनसे बोला था कि उनको क्या आता है। तो जैसे वो अचार बनाने जानती थी, तो हमने उनसे बहुत सारा अचार वगैरह मंगवाया। कुछ स्टफ टॉयज बनाने जानती थी, कुछ पेंटिंग्स जानती थी। इसके अलावा अभी भी हम जैसे हमने एक देवात्री प्रोजेक्ट बनाया है। देवात्री मतलब देव मेरे फादर का नाम है, सावित्री मेरी मदर का, तो उन्हीं के नामों से मैंने देवात्री बनाया है। इसके अंदर हम लोग सारे बहुत प्योर हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। तो वो सपोर्ट करेगा, उसमें जो भी काम है हम मैक्सिमम लेडीज को देंगे। उसके अलावा वो जो प्रोडक्ट है वो भी सोसाइटी के लिए एक बहुत अलग तरह का एक उनका एक्सपीरियंस होगा कि जिस प्योरिटी से हम बहुत दूर हो गए हैं नेचुरल हर्बल और ऑर्गेनिक से, तो उनको उसमें वो टेस्ट और वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो भी लोग देवात्री को परचेज करेंगे उसका हम सारा जो भी पैसा आएगा वो हम देवाश्रय में खर्च करेंगे। तो हम देवाश्रय को उस लेवल पे सस्टेनेबल करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हमने गौ संपत्ति, जिसके अंदर हम काऊ डंग से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, गमले हैं, दिए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में हर बंदा, मतलब बजाय हम कोई चाइनीज प्रोडक्ट या किसी और तरह की चीजों को खरीदेंगे, हम अपने ऐसी चीजें लें जो हमारे पशुओं को भी वो दे, सपोर्ट करे। तो गौ संपत्ति में हम 35 तरीके की चीजें बना रहे हैं। 35 तरीके? यस। जैसे हमारे पास कंपोस्ट होता है, तो फर्टिलाइजर है, खाद है, हवन सामग्री है, लकड़ी है। जैसे आजकल जितनी भी क्रिमेशन हॉल है वहाँ पे बजाय हम पेड़ वगैरह की लकड़ी की यूज करने के, हम जो काऊ डंग की लकड़ी है तो उन प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद दिए बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, सुंदर मूर्तियां बनती हैं, गमले बनते हैं। इसके अलावा इसका काऊ पाउडर से बहुत सारे और टॉयज बनते हैं। और अभी तो जो गडकरी साहब ने अनाउंस किया, हम उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें काऊ डंग पेंट। जब उसका तो ये काऊ डंग पेंट के बाद तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, क्योंकि पेंट इतना सस्ता है और इतना बढ़िया है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। इसके अलावा सस्ता रहेगा। इसके अलावा जो जैसे पहले गोबर से हम घरों को लीपते थे, तो वो इसलिए लीपते थे कि वो जो आपकी एयर है पोल्यूशन को हटाता था, एयर से सारा बैक्टीरिया वो एब्जॉर्ब कर लेता था, तो आपकी हवा को वो पूरी तरह से शुद्ध करता था। तो अगर हम इन चीजों की तरफ देखें तो हमारे संस्कृति में, हमारे उसमें एक बहुत कमाल की चीजें थी, विज्ञान है। तो हमें उसकी तरफ देखना होगा। तो हम काऊ डंग से पेंट का और काऊ डंग से हम साथ में दो पेपर, कि जिससे हमारा ना एनवायरनमेंट सेफ हो, हमारे ट्रीज बचे, पेड़ पौधे बचे। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं गौ संपत्ति में। जो देवात्री है, हमने इस देवात्री में हमने उन सारे जो आदिवासी औरतें हैं, तो जैसे हम लोग लेकर आए हैं शहद, उसमें 0% वो है चीनी, मतलब आप उसको लाइफ लॉन्ग रखिए वो कभी जमेगा ही नहीं। और जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आप बहुत मतलब टेस्टी शहद है।
इसके अलावा जैसे हमने लौकाडोंग से हल्दी, मतलब वो हल्दी भी क्या है, ओखली से पिसती है, तो जिसकी जो मशीन का इस्तेमाल नहीं है, प्रॉपर्टीज सेम रहती है, एंड उसमें कुछ परसेंटेज से वो एंटी कैंसर को का रोकथाम करती है, और बिल्कुल प्योर हल्दी है। इसके अलावा हमारे पास में जैसे पीनट बटर हमने निकाला है, तो वो भी बहुत प्योर है और उसका टेस्ट बिल्कुल एकदम हर्बल और ऑर्गेनिक है। तो पीनट बटर है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल है, देशी घी हमने बनाया है। तो हमने इस तरह के जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं कि जब लोग इसको यूज करेंगे, तो जो लोग एनिमल्स को हेल्प करना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके भी वो एनिमल्स की हेल्प कर इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एनिमल को प्यार करें या उनका ख्याल रखें, वो इस तरीके से प्रोडक्ट्स लेके भी हेल्प कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम बजाय उसमें बहुत डोनेशंस वगैरह की जगह हम पशुओं को भी इंडिपेंडेंट बनाएं। जैसे हम वीमेंस को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो ऐसे हम पशुओं को भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ये कोशिश आपकी जरूर रंग लाएगी। जिस तरीके से आपने बताया कि 35 तरीके की चीजें जो हैं वो आप काऊ डंग से बना रहे हैं या काऊ के अलग अलग चीजों से बना रहे हैं, तो ये भी बहुत कमाल की बात है, जो मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है कि इतना सामान भी बनाया जाता है। हमारी गाय इतनी ज्यादा उपयोगी है, जैसे कहते थे ना कि गाय की पूंछ की बाल तक भी काम आता है जी, तो गाय उतनी ही ज्यादा उपयोगी है। और ये आप जानवरों का ख्याल रख के साबित कर रही हैं जैसे गौमूत्र है, आपको पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं है। हम जो उससे एंजाइम तैयार कर रहे हैं, मतलब वो खाद का काम करता है और पेस्टिसाइड्स का, कीड़ा नहीं लगता अगर आप गौमूत्र का छिड़काव अगर प्रॉपर तरीके से खेतों में करते हैं। इसके अलावा अगर उसका बना हुआ एंजाइम अगर आप तालाब हैं, सरोवर हैं, ये बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। उसमें इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि तुम्हारे पॉन्ड्स वगैरह के अंदर में जो गंद होता है उसको खाते हैं, तो वो आपका सब गंदा पानी सब खत्म हो जाता है। क्या बात। तो हम इस तरह की बहुत सारी चीजों पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये इनफैक्ट लोगों को नहीं पता है, जो आज आप बता रही हैं, ये जानकारी आम इंसान को नहीं होती। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि दूध आ रहा है, दूध से दही बन रही है, घी बन रहा है, मक्खन मलाई बन रही है, दैट्स इट। इससे ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो ये आज आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंशु जी, अब थोड़ा जो बात है जल्दी जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है और उसके साथ साथ आप क्लासिकल म्यूजिक सीखती भी हैं, आप गाने गाती भी हैं, म्यूजिक में आपको रुचि काफी रहती है और पुराने गाने सुनती भी बहुत हैं। हाँ, मतलब शौक है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं मिल पाता उसको परस्यू करने का। बट जैसे रिलैक्स होना हो तो डेफिनेटली, मतलब मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुनना लगता है। आपने म्यूजिक सीखा भी है? हाँ, मैंने सीखा भी है। मेरे जो गुरु हैं वो मनीष जी हैं जी। मनीष जी, मतलब मैं शायद उनसे सीखने के बाद मुझे गुरु का महत्व जो कहते हैं ना, कि एक गुरु जो होते हैं सिखाना कि भाई आपके अंदर जो चीज नहीं है वो आपके अंदर वो डेवलप कर देते हैं इंसान। तो उस तरह से मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा गा पाऊँ, उन्होंने मुझे सिखाया। तो आपने उनसे सीखा और फिर आप कभी रियाज करती हैं? शाम को टाइम मिलता है तो कभी? नहीं, बहुत रेयरली काम हो पाता है। वैसे आप गाना सुनना पसंद करती हैं, म्यूजिक सुनना? बिल्कुल जरूर। अंशु जी, अंशु जी, गुस्सा आता है आपको? इतने सारे कामों के बीच में गुस्सा तो आ ही जाता होगा। देखो, ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक टाइम होता है। हाँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आपकी यंग एज होती है ना, तो उसके अंदर आपके अंदर बड़ा जबरदस्त जोश होता है, पर होश कम होता है। तो वो उम्र थी जब आता था, गुस्सा बहुत आता था। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि अब इस उम्र में, हम उस उम्र में जब इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमारे पास जोश से ज्यादा होश है, तो इसीलिए और कुछ ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी में रहने के कारण या बाकी सब चीजों के कारण अब वो गुस्से वाला लेवल रहा ही नहीं। क्योंकि कुछ भी लेवल पे अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे सबसे पहले उस बंदे का, सामने वाले बंदे का मुझे वो देखना होता है प्रोस्पेक्टिव कि एग्जैक्टली क्या कारण है। तो आप वैसे ही आप शांत हो जाते हो, क्योंकि आपके गुस्से के लिए आपको समझ में आ जाता है कि अगर कोई इंसान ने अगर कुछ गलत काम किया है तो उसके अपने रीजन है, तो उस समय वो समझना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ऐसा याद पड़ता नहीं है कि मेरे को कभी बहुत टाइम से, बहुत सालों से गुस्सा आया हो। यानी गुस्सा आप धीरे धीरे खत्म हो गए। आप मुझे कूल कह सकते हैं कि कूल हो गई हैं आप, बिल्कुल जी। यस। अंशु जी, आप गुस्से से भी दूर हो चुकी हैं, म्यूजिक से बहुत करीब आ चुकी हैं, इसके अलावा क्या करना पसंद करती हैं? क्योंकि बिजी तो आप भी रहती हैं, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, घर में सभी बिजी रहते हैं, क्योंकि जब इतना सब कुछ संभालना होता है तो ऑफ कोर्स दिन के 24 घंटे ही हैं, उन्हीं में से ही समय निकालना है। तो समय जब मिलता है
तो कैसे बिताना पसंद करती हैं? घूमना पसंद करती हैं या खाना बनाना पसंद करती हैं? क्या पसंद करती हैं? बेसिकली मुझे क्या है, लर्निंग का बहुत शौक है। और अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा मतलब सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक मेरा चलता रहता है। क्योंकि मेरे को जैसे कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखने का, या आजकल मैं वैसे टाइपिंग सीख रही हूँ, म्यूजिक भी मैं सीखती हूँ, आते हैं मेरे से, पियानो भी मेरा चलता है, डांस का मुझे शौक है, डांस भी सीखती हूँ। इसके अलावा जब मैं फ्री टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पे अक्सर जैसे स्टडी IQ है तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स चीजें जो वो बताते हैं, तो मुझे वो बहुत सुनना पसंद है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मतलब मुझे उन सब चीजों को सुन के नए फैक्ट्स, नई जानकारी, वो मुझे अच्छा लगता है। जी, तो लर्निंग का शौक है। यस, लर्निंग का शौक है जी। चलिए, बहुत कमाल के शौक हैं आपके, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से इनडायरेक्ट वे में ताल्लुक रखती हैं, लेकिन आप जो कर रही हैं सोसाइटी के लिए और जो मासूम जानवरों के लिए कर रही हैं, ये बहुत कमाल की बात है। और आज आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने जो एक खास मुलाकात की, वो मुलाकात की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो एक बहुत ही सक्सेसफुल हॉस्पिटल जो है सर्वोदय हॉस्पिटल, उसकी MD है। और हॉस्पिटल के कामकाज के साथ साथ वो जानवरों के लिए, नेचर के लिए बहुत कुछ काम करी है सर्वोदय फाउंडेशन और देवाश्रय हॉस्पिटल के साथ, जो कि एनिमल्स के लिए है। और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हैं, यानी बहुत सारी चीजें ये मैनेज कर रही हैं और इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। फिलहाल अंशु गुप्ता जी से आज हमने बात करी। अगले हफ्ते करेंगे मुलाकात एक खास और मेहमान के साथ और जानेंगे उनके कुछ खास सक्सेस मंत्रास। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।